नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो में संधि और संधि से संबंधित ट्रिक एंड ट्रिप्स और सबसे आसान तरीके से हम संधि को समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में जहाँ पे भी हिंदी का पेपर आएगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जब एग्जाम्पल हम चारों ऑप्शन एक जैसे देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन आराम गलत हो जाता है। तो आप देखिए एलडीसी, पटवार, रीट, पीएसआई सभी भर्तियों में जो संधि का है जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब गवर्नमेंट गुरु 2.0 और लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संधि। ठीक है, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो। अपन चालू करते हैं संधि। ठीक है, देखो हिंदी में सबको पता है स्वर कितने होते हैं, आपको पता होगा। स्वर कितने? 11। कौन कौन से होते हैं वो लिखो। 11 स्वर होते हैं वो लिखो। ए, खूब पढ़े हैं बचपन में अपन ने। ऐसे अनार, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, देखो अभी भी। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ये ऐसे मात्रा है। ऊन, री से ऋषि, ए से एनक, ए से एडी, ओ से ओखली, ओ से औरत। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, 11 हो गए स्वर आपके, है ना। अब ये देखो इसमें ना अपन ने ये भी पढ़ा है आगे। ठीक है, और एक ये पढ़ा है। ठीक, अब ये दोनों स्वर में नहीं आते, ये तो होता है आपके अनुस्वार और ये होता है आपके विसर्ग। ठीक, तो स्वर केवल 11 होते हैं और ये ही होते हैं केवल। और ये अनुसार में आता है अंग, और ये ये आता है विसर्ग के अंदर। ठीक है ना। इनकी मात्राएं ये लिख लिया। अब इसके नीचे थोड़ी जगह होगी ना, तो आप इसमें इसकी मात्राएं भी लिख लेना। ठीक, इसकी जो मात्राएं होती है, तो अब मात्राओं की बात करें, क्योंकि ना संधि में देखो मात्राओं का ही खेल है पूरा। स्वर संधि में पूरा मात्रा का खेल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी देखो कोई मात्रा नहीं होती, है ना। इसकी जो मात्रा होती है वो ये होती है। इसकी जो मात्रा होती है वो ये होती है, छोटी ई। ये आपकी बड़ी ई, है ना। ये आपके बड़ी ई, ये आपके छोटा ऊ, ये आपके बड़ा ऊ। ठीक है, और ये आपके जैसे ये री की मात्रा हो गई, है ना। ये ए की मात्रा हो गई, ये ऐ की मात्रा हो गई। ठीक, ये ऐ की मात्रा हो गई, ये ओ की मात्रा हो गई, और ये ओ की मात्रा हो गई। तो ये मात्राएं भी नीचे लिख लो। ठीक है, अब समझ में आपको आ जाएगा, कुछ नहीं करना। स्वर हो गए 11। अब होते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं आपको? अब व्यंजन की पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। आप बस चैनल पे जुड़े रहिए और वीडियो की स्किप मत कीजिए। एक एक चीज अपन है जो समझते हुए चलेंगे ताकि अपना क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर, स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। कौन कौन से होते हैं वो भी अभी बताएंगे ना। हाँ, इन्हें व्यक्त करने के लिए, इन्हें व्यक्त करने के लिए
हलंत का सहारा लिया जाता है, हलंत का सहारा लिया जाता है। देखो बेसिक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो गलत कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको पेज को बड़ा कर लेते हैं। देखो, व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। आपने ये लिखा कै, कै व्यंजन नहीं है, ना ये स्वर है, स्वर तो है ही नहीं, और आपको लग रहा है व्यंजन है, व्यंजन भी नहीं है, ये तो वर्ण हो गया। कैसे हो गया कि कै जो लिखा हुआ है ना, ये कै प्लस ए, तो व्यंजन और स्वर्ण, व्यंजन और स्वर दोनों के योग से मिलकर बना है कै। ये कभी भी व्यंजन लिखा हुआ आएगा ना तो उसके नीचे हलंत आएगा, केवल जब भी व्यंजन आएगा। और अगर हलंत नहीं है, हलंत नहीं है ना इसके नीचे, तो इसका मतलब है इसमें स्वर भी जुड़ा हुआ है। आगे समझ में? तो ये बेसिक चीज स्पष्ट ध्यान में रखो आप, ठीक है। अब लिखो व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, कितने भेद होते हैं व्यंजन के? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरा होता है आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ध्यान रखना ये आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारे एग्जामों में संधि है, कभी भी आपको ऐसे इतनी आसान तरीके से नहीं पड़ेगी जितनी आप अपन अपन करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे यार संधि तो अब समझ में आई है, संधि तो क्वेश्चन करने में मजा आने लग जाएगा आपको। संधि के प्रश्न एग्जाम में ढूंढोगे आपकी संधि के प्रश्न कहाँ पे, पहले वही करें। देखो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में लिख लो, पहले लिख ही लो। एक काम करो, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ, अर्थ होता है, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना, ये छूना, छूना है ना। वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई भी, मुख के कोई भी, कोई भी दो भाग, मुख के कोई भी दो भाग आपस में एक दूसरे को, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श, स्पर्श करते हैं मतलब छूते हैं, है ना। इसमें फिर लिखो इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है ना। जिन्हें पांच पांच के वर्गों में बांटा जाता है, बस इतना लिख लो, वो अभी आगे मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इनकी संख्या 25 होती है। इन दो को भी नीचे वाले पेज में देखेंगे, अभी तो केवल अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लिख लिया? अब देखो, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे लिखते जाओ, अभी आपको समझ में आता है। क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, और आपके त वर्ग, और लास्ट में प वर्ग, है ना। ये अब पढ़ेंगे अपन, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गाय, कैसे घड़ी, अणे खाली। अब देखो, मैंने ऐसे लिख दिया, क्या सही है? ये गलत है। गलत क्यों है? मैंने बताया था ना अभी आपको कि ये जब भी हलंत आता है तो मतलब वो व्यंजन है, और हलंत नहीं आता है तो वो वर्ण है। तो अपन तो व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो मतलब इसमें तो आपके स्वर भी जुड़ा हुआ है, तो अपन हलंत लगाएंगे तब जाके पूरा होगा ये व्यंजन। है, क, है, और अण, ठीक है। च में लिखो, च, है, च, है, ये लिखो। देखो बहुत बच्चों को ये भी याद नहीं है ना, तो इसलिए क्या होता है कि अपन इसको प्रैक्टिस में ले लेंगे, क्योंकि ये ना अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंजन संधि में ना, व्यंजन संधि में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक का 3 और एक का 5 किया जाता है। अब वो क्या होता है, वो व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ब्लैक में टिकटें बेची जाती है, एक का 3 एक का 3, ठीक है। तो ये ढ से ढक्कन, अणे खाली। मैं तो देखो ऐसे ही पढ़ता हूँ, अभी तय से तरबूज, थ से थन, त से दवात, थ से धनुष, और न से नल।
समझ में आना चाहिए अपन को तो एग्जाम से मतलब है, अपन को कौन सा लेक्चरर बनना है। पीएचडी थोड़ी करनी है। पैसे पतंग, पैसे फल, पैसे बकरी, भैंसे भालू, और मैं से कुछ भी मान लो, मैं से माली मान लो आप तो, मछली है। देखो, ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। मैंने कितने बताए, कितनी संख्या होती है, 25। तो कैसे लेके मैं तक के जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखो, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 25, 25 हो गए संख्या में। तो इसमें सीधी सी बात लिख लो, कैसे लेके मैं तक सभी व्यंजन जो है आपके स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, आगे समझ में। मतलब इसको ये मान लो स्पर्श, स्पर्श अभी याद करने का तरीका बताऊँ। स्पर्श मतलब कम, किसी को हमने कम छुआ, तो कैसे लेके मैं तक स्पर्श। ठीक, ये याद करने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की। अभी कुछ नहीं, बस जैसे मैं लिखवाने जा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको लिख लो। और आपको अभी संधि करेंगे ना, तब आपको ये बहुत ज़्यादा काम में देंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर, अंदर की ओर या मध्य में, मध्य में, अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला, ये होता है अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ। मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास या वायु, जिनका उच्चारण करते समय सांस या वायु मुख में अंदर की ओर। अब आगे समझ में, अंदर की ओर क्या, मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। मतलब बोलते टाइम ऐसे वर्ड, ऐसे वर्ण जिनको बोलते टाइम जो वायु है वो अंदर की ओर खींचते हैं अपन। कौन कौन से होते हैं ये, कितने होते हैं, 4 प्रकार के, 4 इसमें लिखो, ये 4 होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं, ऐसे कौन से व्यंजन है, जैसे ये, रे, ले, व। देखो बोल के देखो, ये, रे, ले, व, है ना। मतलब अंतस्थ नहीं है, अंदर की ओर इसमें वायु जाती है। ठीक। थर्ड नंबर देखो, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे हैं ना अपन। स्पर्श व्यंजन तो कौन से हो गए, कैसे लेके मैं तक। अंतस्थ व्यंजन कौन से हो गए, य, र, ले और व। ठीक है, अब देखो ऊष्म व्यंजन। मतलब इसमें लिखो, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ है, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको किसी भी एग्जाम में। अब लेकिन एग्जाम में अपन तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चन कहीं से आ जाए, गलत अपना होगा ही नहीं, और एक ही बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना भी नहीं है ना। तो उष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। पता है ना सबको, पर्यायवाची करवा दिया देख लो तुम्हारा मैंने। उष्म का गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु, श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। कैसे, अपन कुछ भी बोलेंगे ना तो मतलब बाहर की तरफ वायु निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो देखो आप है ना, हाथ लगा के रखो यहाँ पे मुंह पे, और फिर बोल के देखो। ऐसे हवा निकल रही है ना, तो महसूस हो रही है ना, तो वाष्प के रूप में निकलती है ना। ये 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इनको बोल के देखना। श, कौन सा, सलगम वाला, श, षटकोण वाला, ये सपेरे वाला। तीनों तो श हो गए, और ये है। ठीक है, अब बोल के देखो, श, 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 है। मतलब गर्म वायु बाहर निकल रही है। आप कुछ बोल के देखो, देखो है, गर्म वायु बाहर निकल रही है।
और कुछ और बोल के देखो तो गर्म नहीं निकलेगी। ये केवल 4 बोलोगे ना तो ही बाहर निकलेगी। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अपन करके देखना, देख लो। हिंदी में कौन कराता है प्रैक्टिकल? हिंदी में प्रैक्टिकल कोई नहीं कराता, देखो मैं करा रहा हूँ। और ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो ज्योग्राफी में तो आपको आनंद आ जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल मैप से पढ़ेंगे अपन, ऐसे क्लास में सारी चीज़ें क्लियर। अब देखो, ये तो 3 हो गए आपके व्यंजन, व्यंजन के प्रकार हो गए कि व्यंजन के 3 भेद थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन जो थे आपके, हाँ सॉरी, स्पर्श व्यंजन थे कम, कैसे में तक, ठीक। अंतस्थ व्यंजन 11 और आपके ऊष्म व्यंजन श है। अब देखो, वर्ण, संयुक्त वर्ण। अब इसमें ही लिखो संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। संयुक्त वर्ण लिखो, दो व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण। कौन कौन से होते हैं दो व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण? है ना, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, ये लिख लेना आगे, कोई इशू नहीं है। इसे देखो, है ना, इसमें देखो है त्र, ज्ञ और च्व, है ना, ये 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 4 संयुक्त वर्ण। अब अपन ने क्षत्रिय सुना है ना, क्षत्रिय बहुत, क्षत्रिय क्षत्रिय बहुत बोला है अपन ने, ठीक है। तो ये बनता कैसा है, एक कौन सा वर्ण होता है? ये होता है संयुक्त वर्ण। त्रिशूल, जैसे ज्ञानी, जैसे श्रीमान वाला, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये संयुक्त वर्ण होता है। कभी नहीं पढ़ा होगा अपन ने, कभी सोचा भी नहीं होगा, अच्छा ये श्री, अपन तो इसको क्या व्यंजन में मान लेते हैं। देखो, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? जो क्षत्रिय बनता है ना, एक तो ये बनता है क प्लस च से मिलकर बनता है ना, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। त्रय जो, तय देखो, त्रय जो बोलने में आ रहा है, तय प्लस रे। ज्ञ, ज्ञ मतलब जय प्लस और ये अण है। फिर जो श्रीमान वाला है, जो श प्लस रे। 3-4 बार देखोगे ये याद हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, छ रे ज्ञ, ये क्या है, जो व्यंजन संधि करेंगे ना अपन, उसमें ये जो है काम आएगा, है ना, व्यंजन संधि में काम आएगा। ठीक, अब अपन करते हैं नेक्स्ट, संयुक्त वर्ण हो गया। अब अपन ये देखो, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। ये चीजें कोई नहीं बताता, अपन सीधा संधि स्टार्ट नहीं कर रहे, अपन थोड़ा क्या बेसिक, पहले ढांचा तो मजबूत हो। अपन को एक इमारत खड़ी करनी है, तो अपन को नींव में तो काम करना ही पड़ेगा ना। नींव जितनी मजबूत होगी, उतनी ऊंची बिल्डिंग ले जाओ आप, बुर्ज खलीफा बना दो फिर, तो नींव में तो काम करना ही पड़ेगा। और फिर नींव में काम कर लिया ना, तो फिर ये सारी चीजें ना मतलब, मैं देखो मेरी बात सुनो, ये जो 20 से 30 मिनट की क्लास है ना, कौन सी, नींव वाली, अगर इसको अच्छे से ले लिया ना, तो आने वाले जो संधि है ना, कोई सा भी एग्जाम्पल आता है, इसमें जोर ही नहीं आएगा बिल्कुल। देखो, अयोगवाह वर्ण, नेक्स्ट चलो। वे वर्ण जिनका वे वर्ण जिनका योग न होने पर, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं। साथ नहीं छोड़ते कभी, हम साथ साथ हैं। मतलब वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो जो न तो स्वर होते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। देखो ये कैसी बात आ गई, मतलब साथ साथ चलते हैं, ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अब देखो इसके उदाहरण कौन से हैं। इनके उदाहरण है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, अनुस्वार, ठीक है, ये विसर्ग, ठीक, ये 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। इसके नीचे लिख लेना अनुस्वार, और इसमें नीचे लिख लेना विसर्ग, ठीक है। ये होते हैं आपके अयोगवाह वर्ण। एक और आता है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा अभी 2 मिनट में। उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण,
इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उच्छिप्त वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के, लिखो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा, अब ये क्या नई चीज आ गई, जिह्वा है सबको पता है तुम्हें, मूर्धा को स्पर्श करती है, को स्पर्श कर, मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा, मतलब जीभ, मूर्धा मतलब ताल, ऊपर जो तालु है ना, तो बोलते हैं, मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, तो स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है, तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। अब सब कर करके मत देखना, प्रैक्टिकली करने लग जा कि कौन कौन से शब्द हैं। अब देखो, आप तो कुछ ही नहीं करना, दो ही होते हैं, एक तो ये डे, कौन सा, डमरू वाला, और ये ढक्कन वाला, डमरू का ढक्कन, ये दो होते हैं, ये बिंदु है, ठीक है, ये दो हैं, ठीक। अब इसके क्या है, कुछ नियम है, नियम कैसे हैं, है ना, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अपन को क्या है, शब्द शुद्धि भी करेंगे, शब्द शुद्धि करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें काम में आएंगी, संधि में भी थोड़ी बहुत जगह ये काम में आती है, अगर हार्ड पेपर जब बनता है ना, तो ये वाले जो उच्छिष्ट वर्ण के उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो अपन क्या है, नियम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी नियम है, अभी आपको मजा आ जाएगा देखना। अभी आप खुद सोचोगे यार अपन ये चीजें गलत लिखते थे, और जबकि अपन को लगता है ये चीजें सही लिखते हैं अपन, जबकि होती गलत है। अभी देखो, नियम नंबर 1 में लिखो आप, यदि शब्द की शुरुआत, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है ना, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है, हो, होती है, तो देखो, यदि वर्णों की शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है, तो लिखने के समय, लिखने के समय इनके नीचे बिंदी आती है, इनके नीचे बिंदी आती है, बिंदी आती है। देखो उदाहरण, मतलब अगर शब्द की शुरुआत इनसे हो रही है, मतलब कोई भी शब्द की शुरुआत हो रही है, जैसे ढक्कन बोला अपन ने, जैसे एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण, उदाहरण में लिखो आप, जैसे अपन ने लिखा डमरू, ठीक है, अपन ने लिखा ढोलक, यदि शब्द की शुरुआत, अच्छा एक मिनट रुको, मैंने क्या लिखा दिया, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है, अच्छा तभी कंफ्यूजन हो गया। हाँ देखो, शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है, तो लिखने के समय इनके नीचे बिंदी यहाँ पे लिखना नहीं आती है ना, ये थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है, तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती है, जैसे डमरू लिखा, शब्द की शुरुआत डे से हो रही है, तो अपन ने इनके बीच नीचे बिंदी नहीं लगाई, ढोलक लिखा, इनके नीचे बिंदी नहीं लगाई, ये सही है ना। लेकिन अगर अपन ऐसे लिख देते ना डमरू, ये गलत हो जाता, अपन ऐसे लिख देते ढोलक बिंदी लगा के, ये गलत हो जाता, क्योंकि शब्द की शुरुआत इनसे हो रही है, नियम ही है, ठीक है। जैसे अपन ने लिखा डलिया, अपन ने लिखा ढक्कन, ढक्कन आदमी तू तो, है ना, अपन क्या ध्यान देते नहीं है, ध्यान नहीं देते ना, तो अपन क्या सोचते हैं कि सही है, जबकि जबकि हिंदी में तो बिंदी लगती है, तो बिंदी लग जाती है ना, जब दिक्कत हो जाती है, डाली, ये कुछ ऐसे उदाहरण है, ठीक। नियम नंबर 2 लिखो, है ना, उच्छिप्त वर्ण का नियम नंबर 2, है ना, इसमें लिखो, यदि शब्द के अंतर्गत, यदि शब्द के अंतर्गत, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले, इनसे पहले आधा वर्ण, आधा वर्ण आता है, तो भी, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आ जाता है, मतलब ये लिख रहे हैं और इनसे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, तो भी लिखते समय, लिखते समय
इनके नीचे बिंदी नहीं आती। नहीं वाले पहले कर लिए अपन ने पहले, है ना। अपन थोड़ा और उल्टा चलते हैं। उल्टा क्यों चलते हैं? ताकि हार्ड चीज़ें पहले हो जाएं, नहीं फिर आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी ना। देखो, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले कोई आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती, यहाँ पे भी नहीं आती। यदि वर्ड की शुरुआत हो रही है या फिर बीच में इनसे पहले कोई आधा वर्ण आ गया, आधे का तो क्या ही काम है, इनसे फिर बिंदी नहीं आती। जैसे अपन लिखें पंडित, अड्डा, है ना, बुड्ढा। बिंदी लगा दी ना, ये गलत हो जाएगा, बिंदी हटा देना यहाँ पे, है ना। अब आदत में पड़ रखी है ना, क्या करें? खंड। आप गए बहुत ज्यादा ही है घमंड। मतलब आधा वर्ण आ गया, देखो ये आधा वर्ण आ गया, ये आधा वर्ण हो गया। अब ये मत देखना कि ये देखो पूरा है, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है ना वो आधा होता है हमेशा, पूरा तो स्वर मिलके ही होता है। इसमें ए मिलेगा ना तब जाके ये ऐसे बनेगा, है ना। मतलब समझ रहे हो ना तुम कि हलंत जब भी लगा रहता है उसका मतलब है कि वो वर्ण आधा है। बुढ़ा, ये आधा हो गया, इसके नीचे बिंदी नहीं लगती। खंड, घमंड, ठीक है। तो ये इसका सेकंड नियम है, मतलब कि कोई भी इन जो दो शब्द हैं उच्छिप्त, उपक्षिप्त जो वर्ण है डय और ढय, अगर इनकी जो है इनसे पहले आधा वर्ण आ रहा है तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। दूसरा नियम क्या था कि अगर वर्ण जो शब्द की शुरुआत ही इन दोनों शब्दों से वर्णों से हो रही है ना तो भी बिंदी नहीं आएगी। अब लिखो नियम नंबर 3, है ना। नियम नंबर 3 यह है कि कोई नियम ही नहीं है, ठीक है। देखो, अब इसमें एक लाइन लिखो, छोड़ो सारी चीजें, मतलब दो ही नियम है। अब इन दो स्थिति के अलावा नियम नंबर 3 में लिख लो कि उपर्युक्त, उपर्युक्त, अच्छा एक होता है उपर्युक्त, एक होता है उपरोक्त। सही कौन सा है? सही कौन सा बताओ? सही है ये वाला, ये कोई शब्द ही नहीं होता। अपन ने ना एप्लीकेशन में भी और सरकारी लेटर्स में भी है ना ये लिखते हैं उपरोक्त। उपरोक्त तो कोई शब्द ही नहीं होता, ये गलत होता है। जब भी जहां भी देखो ये काट के ये लिख दिया करो, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखो उपर्युक्त, उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा, उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे, इनके नीचे बिंदी आती है, ठीक है। नियम नंबर 3, मतलब कि इन दोनों नियमों को छोड़ दो और कोई भी नियम लग रहा है ना, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का शब्द आ रहा है तो इनके नीचे बिंदी आएगी। मान लो कि जो शब्द की शुरुआत इनसे हो रही है वो एक अलग केस है, और शब्द से पहले मतलब इनके पहले आधा वर्ण आ गया तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। और फिर कुछ भी आ जाए बिंदी लगा देंगे। कैसे? उदाहरण देखो, जैसे पैदाई, ठीक है। अब शब्द की शुरुआत भी नहीं हुई, इससे पहले आधा वर्ण भी नहीं आया तो बिंदी लगा दी। ले डाई, शब्द की शुरुआत नहीं हुई, आधा वर्ण नहीं आया, ये लो बिंदी लगा दी। डक, ठीक, ये आपको ये जो ये तो पकड़ना, ठीक है। ये हो गए उचित वर्ण के नियम, ठीक। नेक्स्ट चलो, इजी है ना बहुत। बस एक बार आपको रिवीजन करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। बोल देना हिंदी बिंदी लगा देती है, सारी बिंदी हटा देंगे अपन, बिंदी वहीं लगाएंगे जहाँ जरूरत है। अब एक लिखो रकार या रेफ या रे संबंधी आपके नियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत मतलब 90% बच्चों को नहीं पता कि रे में किस तरह से काम होता है। नियम नंबर 1, कुछ नहीं है, 2-3 नियम है बस। यदि, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी ये। यदि रे के बाद, यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए,
यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के, तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। मतलब रे के बाद में अगर कोई व्यंजन वर्ण आ गया ना, व्यंजन कौन से, क ख ग ग, ठीक है, व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। ये देखो ये जो मैं नियम बता रहा हूँ ना आपको, जैसे उच्चत्व वर्ण के बताए, ये रेकार रे संबंधी, ये आपके संधि में तो काम आ ही रहे हैं, आपके शब्द शुद्धि भी साथ में तैयार हो रही है। इस तरह से लिंक करके अगर स्टडी करेंगे ना तो अपना काम इजी हो जाएगा। अब देखो, है ना, ऊपर लिखते हैं अर्थात, एलिब्रेट करते हैं इसको, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण, जिस व्यंजन वर्ण से पहले, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण होता है, रे का उच्चारण, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण होता है, रे को उसी व्यंजन वर्ण के, रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। देखो अभी समझाता हूँ, ये लिख लो एक बार, है ना। अब वो एग्जाम्पल देखेंगे अपन इसके। देखो, यदि रे के बाद में व्यंजन वर्ण आए, ये देखो, ये रे, इसके बाद में कोई व्यंजन आ गया, है ना, प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल लो। रे के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के, किसके, इसी के ऊपर लिख देंगे। ऊपर लिखने के लिए इस तरह देखो, ऊपर लिखने के लिए ये होता है ना, रे, और नीचे लिखने के लिए या तो ये होता है या फिर क्या होता है, ये होता है, ये तो री में होता है। नीचे लिखने के लिए ये होता है, ऊपर लिखने के लिए ये होता है। एक ये होता है, जैसे लिखते हैं ना अपन ट्रक, ये लगता है ना, ठीक, समझ में आ गया। मतलब अब देखो, रे के बाद में व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण होता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के, मतलब दोनों चीजें, या तो पहले के दोनों ही चीजें, मतलब कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कान ही तो पकड़ा है। और इसका उदाहरण देखो, अब ये स्थिति और क्लियर हो जाएगी। जैसे अपने लिखा कर्म, कर्म लिखा है ना, अब इसको ऐसे बोलो, कर्म, है ना, बोलने में देखो कर्म, पहले तो पहले मैं बोल रहा है कि रे बोल रहा है, कर्म, तो क्या बोल रहा है, पहले रे बोल रहा है ना, तो किससे पहले व्यंजन वर्ण आ गया तो इसके ऊपर लिख दिया, ठीक। अब देखो, हम्म, दर्शक, है ना, दर्शक, जैसे अपन लोकल लिखते हैं दर्शक, ठीक है, ठीक, ये लिखा अपन ने, मान लो रफली, तो है के पहले आ रहा है ना रे, इसके रे के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है तो इसको ऊपर ऊपर लिख देंगे, तो रे यहाँ से हट ही जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, दर्शक। आगे समझ में। एक और लिखो, स्वर्ग, सु व र ग, स्वर्ग, ठीक है, तो रे को लो आधा कर लो। अब देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे, स व, ये ऊपर आ गया, है ना, मतलब व्यंजन वर्ण के अगर पहले आ रहा है ना रे, तो उसको अगले वाले के ऊपर लिख देंगे, ठीक। ये उदाहरण लिखो, दकर्म, दर्शक, स्वर्ग, वर्ण, ठीक है, ये उदाहरण लिख लो। जैसे बड़े उदाहरण दे दो, अब जैसे पुनर्निर्माण है, बहुत गलती करते हैं, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म, तो पुनर्निर्माण, तो टुकड़े कर दिया करो बड़े वर्डों के, तो अब ये ऐसे लिख दिया अपने लोकल में, लेकिन अपन इसको सही लिखना है ना, अपन को गलत तो ना लिखना है। अब देखो अब इसके बाद आ रहा है निर्माण, ये लो, इसमें नहीं, ये इसमें लगा दिया, है ना, इस तरह से। जैसे आशीर्वाद, आशीर आए ना, आशीर्वाद, तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ लगाएंगे, इससे पहले थोड़ी ना आशीर्वाद थोड़ी होता है, आशीर्वाद होता है ना, तो यहाँ लगा दिया रे। आगे समझ में। ये देखो, अशुद्धि और शुद्ध में कितने वाले एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ये वाले बहुत ज्यादा, ठीक। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट नियम,
नेक्स्ट नियम में लिखो, यदि रह से पहले, रह नहीं रह से, यदि रह से पहले, 5 मिनट की और क्लास है, यदि रह से पहले व्यंजन वर्ण आए, यदि रह से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रह को उसी व्यंजन वर्ण के, उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है, मध्य में लिखा जाता है। मतलब रह से पहले अगर व्यंजन आ गया ना तो उसको उसी के जो है मध्य में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण देखो इसका, प्रकाश, प्रकाश मध्य में मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा ना। जैसे प्रभात, अब इसमें देखो प्रभात और प्रकाश, एक और लिख लेते हैं अपन, भ्रम। ठीक, अब देखो पहला वाला समझ में आ गया। अब इसमें देखो, इसमें पै पूरा है कि रे पूरा है? हाँ? पै रे काश, ठीक है, अपन को इनसे ही मतलब है। अब ये बताओ इसमें पै पूरा है कि रे पूरा है ना? जैसे मान लो इसमें देखो पै है जो हलंत लगेगा इसमें, तो ये पै आधा है। बोल के देखो, प्र रे पूरा बोल रहा है, पै आधा बोल रहा है, प्रकाश, प्रभात, रे ना जो पूरा बोल रहा है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि पै और ये नीचे रे लगा दिया और ये लिख दिया बचा हुआ, तो हो गया प्रकाश। मतलब देखो कुल मिला के बात ये है कि जो सर चढ़ा हुआ है और एक है पैर पड़ा हुआ, तो सर चढ़ा हुआ होता है अधूरा और पैर पड़ा हुआ होता है पूरा। ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कि मतलब जो भी रे अगर ऊपर बोलता है ना, इसका मतलब है कि वो आधा है, और जो नीचे बोलता है ना उसका मतलब है कि वो पूरा है। इसमें ना प्रकाश में, प्रभात में, भ्रम में, और भी जैसे क्रम, इनमें रे पूरा है, क आधा है। जैसे इसको लिखेंगे ना कभी, क र मैं, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? नियम नंबर 3, ट वर्ग में, ये लास्ट नियम, ट वर्ग में, ट वर्ग कौन सा पता है ना? अभी लिखा हुआ था ना आपको ऊपर, ट वर्ग, आपके ट वर्ग ये रहा, ठीक है। ट ठ ड ढ, ट वर्ग में रे को हमेशा, ट वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे, वर्ण के नीचे लिखा जाता है। बस इतना सा नियम है। मतलब टैट हेड हेड कुछ भी अगर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना अगर कोई शब्द, तो उसमें हमेशा वर्ण के नीचे, नीचे कैसे? ऐसे, जैसे अपन ने लिखा ट्रक, अपन ने लिखा राष्ट्र, राष्ट्र ऐसे मत लिख देना, ये राष्ट्र लिख दिया या फिर राष्ट्र लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। ड्राइवर, ठीक है, ट वर्ग में हमेशा रे को नीचे लिखा जाता है। ये लो ड्रग्स, ये लो ड्रामा, हेलो ड्रामा, या ड्राग, ठीक है। आगे समझ में? तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा, देखो स्टार्टिंग से करते हैं, दिखाता हूँ आपको रिवीजन। अपन ने पढ़ा व्यंजन, व्यंजन के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श कम, यरलव, ऊष्म श है, ठीक। आ गया यहाँ तक क्लियर? संयुक्त वर्ण दो जो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, क्षय त्रय गैश। तो ये किस किस से बनते हैं ये बता दिया। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? 2 होते हैं, ए और अह, अनुसार और विसर्ग होते हैं। उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण कौन से होते हैं? ये 2 होते हैं उच्छिप्त वर्ण, डे और ढे। तो ये कहाँ बिंदी लगती है कहाँ नहीं लगती है, इसके लिए अपन ने 2 नियम देखे इनके लिए, ठीक है। प्रकार संबंधी नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इसको समझ में आ गया ना, आपके समझ में आ ही गया होगा, रिवीजन करोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो अगर ये आ गया ना तो आपको आधी हिंदी आ गई, आधी हिंदी आ गई, बोल रहा हूँ मैं आधी हिंदी। आधी हिंदी वैसे नहीं, आपको जो सिलेबस में है वो, क्योंकि देखो इसमें देखो उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, संधि, बहुत सारे शब्द हैं जो यहाँ से ही निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गवर्नमेंट गुरु 2.0। और अपन पढ़ेंगे, देखो जल्दी है नहीं किसी बात की, पढ़ेंगे इस तरह से कि अपन को वापस पढ़ना नहीं पड़े। नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो और क्लास लेते रहो, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।